everyone, welcome back to our next lecture on atomic structure. हम आज बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की. सो फार हमने बात की कि बोहर मॉडल आने के क्या क्या रीजंस थे और आज हम करेंगे कि बोहर का मॉडल क्या था. तो बच्चों सबसे पहली बात, दिस बोहर मॉडल वाज गिवन बाय वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट नील्स बोहर and he proposed this model on the basis of Planck's quantum theory. राइट और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसने दी थी आपको? मैक्स प्लैंक ने. करेक्ट. चलिए देखते हैं पहले इसके पोस्टुलेट्स क्या थे. सबसे पहला पोस्टुलेट बोहर एटॉमिक मॉडल का था दैट एटम हैज ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक. नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स revolve only in fixed orbitals, which are the circular orbitals with fixed energy and velocity. यानी कि जिस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स्ड है. ठीक है. और उसकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड है. यानी कि अगर इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स्ड होगी. अगर एनर्जी फिक्स्ड है तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. वो काइनेटिक एनर्जी फिक्स की होगी क्योंकि मास तो कांस्टेंट है. इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी. क्लियर. दिस वाज द पोस्टुलेट जो बोहर ने दिया था, उसके बेसिक पे ही उसने अपना मॉडल एक्सप्लेन किया. नंबर 3, he said that quantization of electrons occur when electron gain energy and move to higher orbitals. राइट. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी है 1 और दूसरा ऑर्बिटल है लेटर से उसकी एनर्जी है E2. E2 की एनर्जी हमेशा E1 से ज्यादा होगी बिकॉज दिस इज द हायर ऑर्बिटल एंड दिस इज द लोअर ऑर्बिटल. तो आपको याद होगा जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं KLMN, ये सब एनर्जी लेवल इंक्रीज कर रहे हैं. सो इसकी एनर्जी इज मोर देन N की एनर्जी इज मोर देन L की एनर्जी मोर देन K. राइट. और इनकी एनर्जी सबकी फिक्स्ड एनर्जी है. सो इलेक्ट्रॉन K से L में कब जाएगा? आफ्टर गेनिंग सम एनर्जी. करेक्ट. सो इस कंडीशन को जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल पे जाता है उसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. नेक्स्ट पोस्टुलेट ही सेड ओनली दोज एनर्जी ऑर्बिटल्स आर परमिटेड, यानी वो ही होते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन विच एंगुलर मोमेंटम इज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ होल नंबर multiple of h upon 2 pi. Instead of whole number we should write basically as an integer because n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है but not 0. ठीक है. It can be anything where n can stand for any of the numbers but not the 0. Right. अब जरा देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम होता क्या है. हमारे लिए एक नई सी टर्म है एंगुलर मोमेंटम. तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है
वो मोमेंटम जो सर्कुलर ऑर्बिटल में हो, यानी सर्कुलर मोशन में हो। मोमेंटम इन सर्कुलर मोशन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोमेंटम इन सर्कुलर मोशन, मोमेंटम ऑफ सर्कुलर मोशन। कैसे लिखते हैं इसको? देखो, सिंपल मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। जब हम लीनियर मोमेंटम को एक रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे बना देते हैं एंगुलर मोमेंटम। यह है रेडियस, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ। लेट अस से दिस इज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, उसका कुछ मास भी होगा, राइट? तो मोमेंटम क्या होता है? दिस इज द लीनियर मोमेंटम, क्योंकि एक ही प्लेन में जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? लीनियर मोमेंटम। अगर इसे एंगुलर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? इस मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दिया हमने ऑर्बिटल के साथ, आर के साथ, सो इट बिकम्स mvr। नाउ दिस mvr इज द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है? नाउ mvr इज द एंगुलर मोमेंटम। कई टर्म्स, कई बुक्स में आपको कुछ इस तरह के भी दिखाई देगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। सो एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय, लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, एंड दिस इज द r वेक्टर, क्योंकि ये भी देखो एक रेडियस है जिसकी भी एक डायरेक्शन है। ठीक है? क्योंकि फोर्स एक लाइन के थ्रू लगेगी। ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ है? इस तरफ डायरेक्शन में है। ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय L and linear momentum is denoted by P. So P multiplied by the R vector gives us the angular momentum. आप पॉज करके इसको नोट कर लें। सो अब हमारे पास दो चीजें आ गई। एक एंगुलर मोमेंटम हमने कहा है mvr है, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम हमने क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi, right? Can we equate both of them? mvr is equal to nh upon 2 pi, where we can say what is mass of electron. V is the velocity of electron, h is your Planck's constant, n is the integer, what else? R is the radius of the orbital, right? और इसको हम एक नाम दे देते हैं which is called as Bohr's क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है बच्चों? हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट कि एग्जाम में गिवन होगी, ये आपको याद रखनी चाहिए। -34 जूल्स सेकेंड। नेक्स्ट पोस्टुलेट है while revolving in a particular orbit, an electron neither gains nor loses energy, right? Number 6. Before we do number 6, इस बात को समझिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो ना तो वो एनर्जी लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है। उस एनर्जी के, अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन मेंटेन करता है तभी उस ऑर्बिट में रहेगा। अगर उसकी एनर्जी बढ़ी तो वो हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, अगर उसकी एनर्जी कम हुई तो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। दैट इज वाई these orbitals are also called as stationary energy levels, right? Each orbital is called as stationary energy levels क्योंकि उसकी एनर्जी वही रहेगी, फिक्स्ड एनर्जी है, इट कैन नॉट बी चेंज। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में घूमना है तो इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी
फिक्स्ड होनी चाहिए, ना तो वो गेन कर सकता है ना ही वो लूज करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन gains energy or loses energy, it changes orbit, right? So let us say if electron gains energy, it moves to higher orbital, and if electron loses energy, it drops to lower level or the lower orbital. और इसे हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन या क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड एज डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, पॉज करके नोट कर ले। नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है बच्चों, नंबर 7। नंबर 7 इट सेज दैट व्हाइल रिवॉल्विंग the electrostatic force between an electron and its nucleus, किसका न्यूक्लियस, एटम का, यहां लिख लेते हैं इट्स में एटम, and the atomic nucleus provides centripetal force, करेक्ट। एक फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरी कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों बराबर है इसका मतलब, करेक्ट। मतलब ये हो गया, ये रहा आपका एक इलेक्ट्रॉन और बीच में पड़ा है यहाँ न्यूक्लियस, इसको एक फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और यही फोर्स है सेंट्रीपिटल भी। क्लियर होगी बात। सो नाउ वी नो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, where Q1 is the charge on one particle, it can be the electron, and Q2 is the charge on other particle which can be your nucleus यानी proton, ठीक है। and what is R, that is the distance between Q1 and Q2, right। what is K, K is the constant, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर बच्चों। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आती है वो हमें अच्छे से पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv का स्क्वायर अपॉन r, ठीक। अब ये mv का क्यों हमने लिखा mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि बच्चों v स्क्वायर अपॉन r इज एक्चुअली द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो ऑर्बिट में कोई चीज घूम रही है तो लीनियर एक्सेलरेशन यानी a आप यूज नहीं कर सकते, g आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रेविटेशनल होती है। हमें क्या यूज करनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन, करेक्ट। और इसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, कई बुक में अल्फा से भी डिनोट किया है, बट ओमेगा इज अ बेटर सिंबल टू बी यूज, तो आप लिख सकते हो m ओमेगा, ठीक है। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों फोर्स को इक्वेट करके देख लेते हैं क्या बनता है। हमारे पास हो गया K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर is equal to mv square upon r. We are using this formula because we have r over here, so it will be easy. ये कट गया, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 upon r is equal to mv का स्क्वायर। नाउ K की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। यहां से हम r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सो वी कैन से r is equal to K Q1 Q2 upon m। कोई परेशानी तो नहीं इसमें। सो K की वैल्यू होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 दोनों पे चार्ज तो सेम ही होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे भी और प्रोटॉन के ऊपर भी। सो वी कैन से दैट Q1 इज इक्वल टू Q2 इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो कैन बी से चार्ज का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन मास,
बोलो ठीक है। आप चार्ज का स्क्वायर भी ले सकते हो या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर भी लिया जा सकता है। क्लियर? आप इसको पॉज करके नोट कर लें। अब यहां एक और चीज देखिए, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर, करेक्ट। तो यानी यहां पर एक चार्ज तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, यहां तो पूरा का पूरा ऑल प्रोटॉन्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओनली वन, जिसको वो अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो इसका मतलब नेट न्यूक्लियर यानी टोटल चार्ज इन द न्यूक्लियस क्या होगा? एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, ऑल प्रोटॉन्स, दिस इज अ टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। सो अगर हम यहाँ पे लिखें तो Q1 Q2 ना लिख के आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑल दी प्रोटॉन्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट। तो क्या हम यहाँ एटॉमिक नंबर लिख दें तो कोई परेशानी है? क्या यहाँ एटॉमिक नंबर लिखें तो कोई दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। सो यहाँ हम एटॉमिक नंबर ऐड कर देंगे। क्लियर? और बचा क्या था हमारे पास? V का स्क्वायर। अगर R लिख रहे हैं, R की वैल्यू निकालेंगे तो V स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो यहां से हमें मिल गया रेडियस ऑफ एन एटम। क्लियर बच्चों? आप इसको पॉज करके आप नोट कर लें। तो हमें मिल गया R इज इक्वल टू Z E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M V का स्क्वायर। ये मिल गया हमें हमारा रेडियस। ठीक है बच्चों? आइए जरा कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं हम लोग फॉर द रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात रही हमारी रेडियस ऑफ द एटम की। हमने करनी है कैलकुलेशंस फॉर रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जरा इनकी कैलकुलेशन समझते हैं, अदरवाइज हमें ये फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। अगर हमें इनका मेथड पता होगा, वी नीड नॉट टू क्रैम दीज फॉर्मूलाज। ठीक है? सो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस के लिए। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है तो उसका एक लीनियर मोमेंटम है, एक एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम हम देते हैं mvr से, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, एंड अकॉर्डिंग टू बोहर इट शुड बी दी एंगुलर मोमेंटम जो है, इट शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, राइट। ऑल्सो वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉजिंग द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। सो ये क्या था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू पुट कर दी, z इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन अपॉन r का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड न्यूक्लियस। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्या हम इसको और इसको एक इक्वेशन बना सकते हैं? दोनों को यूज करके हम एक इक्वेशन बनाने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए करने क्या वाले हैं। हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हमें क्या मिलेगा? m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4 पाई का स्क्वायर, करेक्ट? क्लियर होगी बात? नाउ मार्क कर लेते हैं इसको हम लोग 1, इसको मार्क करते हैं हम लोग 2, राइट। यूजिंग 1 एंड 2 हमने क्या लिखा? m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस वाली से डिवाइड कर देंगे। इक्वेट कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, करेक्ट। अगर हम देखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, ओके दिस वाज me स्क्वायर अपॉन r, ओके दिस इज r का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m v का स्क्वायर अपॉन r
is equal to 1/4 pi epsilon naught z e का square upon r square. Instead of writing in this form, we are just reversing this equation. कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है. जस्ट सच दैट कि mv स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर आर हो जाए, यानी कि एक तरफ हो जाएंगे एंगुलर मोमेंटम्स हमारे, ठीक है. एंड दी फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये कैसा है, ये ऐसा है, ये एंगुलर है, और ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब देखो, ये m से m कट गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, ठीक है. लेट अस लुक एट इट. 4 पाई से ये स्क्वायर था, 4 पाई का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर गया और 4 गया, ठीक है जी. नाउ हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा, एम आर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है जी. इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लगा ले, तो ये क्या बन जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 इंटू आर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आर विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेड ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर. करेक्ट. कैन आई जस्ट गेट दिस आर विद दिस आर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना. और कुछ कटता है नहीं, अब और कुछ नहीं कट रहा, सो वी विल हैव टू फाइनलाइज इट नाउ. ओके, एम आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, अच्छा यहां रह गया हमारा पाई. So this can be written as mr का square is equal to n square h square divided by pi multiplied by epsilon naught r divided by z e का square. Now look at it, ये r और ये r भी गए, तो आपके पास क्या बच गया, r is equal to n square h square epsilon naught divided by pi z e का square into m. करेक्ट. अब ध्यान से देखिएगा, h कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e की वैल्यू कांस्टेंट, क्योंकि व्हाट इज h, चलिए यहां मार्क करते हैं. व्हाट इज h, दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक. एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट. पाई इज अ कांस्टेंट. z इज द एटॉमिक नंबर, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक. उसके बाद मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, m कांस्टेंट. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट. क्लियर. तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या बचे, हमारे पास यहाँ वेरिएबल बचे सिर्फ 2. एक आपके पास बचा n का स्क्वायर, एक बचा आपके पास z, राइट. तो हम इसमें r का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं. सो वी कैन से दैट r इज इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई z पाई e का स्क्वायर m, और यहां लिख लेते हैं n स्क्वायर अपॉन z. करेक्ट. नाउ दिस एंटायर थिंग इज कांस्टेंट. और जब सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करी तो इसका आंसर आता है बच्चों 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इन एमस्ट्रॉन्ग. और अगर आप इसको पिकोमीटर में निकालना चाहते हैं तो इट इज 53.0 एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर. क्लियर. पॉज करके आप इसको नोट कर लें. आपको सिर्फ याद करना है लास्ट का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, अगर हमें वो याद रहे तो कॉम्पिटिशन्स में हमें मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है. दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स. जिन सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज 0.53. टू बी एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज इट इज 529, बट हम 5.53 लिख के अपना काम बना लेते हैं, ठीक है. n square upon z, where z is the atomic number, n is the orbital in which the electron is rotating, and उसका स्क्वायर लेना है. करेक्ट. आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया है. सो हमारे पास आ गया रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एमस्ट्रॉन्ग. बट इसकी एक लिमिटेशन है. इट इज ओनली एप्लीकेबल, इन एटम्स लाइक हाइड्रोजन. मतलब हाइड्रोजन का जैसे हूं, ये क्या मतलब बना भाई, इन हाइड्रोजन with 1 electron in the shell.
यानी ऐसे कोई भी एटम्स या आयंस जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उनकी शेल में होगा, ये वहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करके देखते हैं किस तरह के। लाइक यू हैव लिथियम 2+, लेट अस टेक बेरिलियम 3+, या यू कैन से हीलियम +1। तो ध्यान से सोचो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। लेट अस टेक द एटॉमिक नंबर 3, 4 एंड 2, करेक्ट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बैलेंस हैं यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, बैलेंस 1, 4, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे क्या 1, 2, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा क्या है 1। सो दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, बिहेव लाइक हाइड्रोजन। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला लगता है R = 0.53, ये ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम्स के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस रेडियस फॉर्म बाय द बोहर। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग will have same radius as first shell of hydrogen। ठीक, और हमें पता है फर्स्ट सेल के लिए R1 के लिए क्या हो जाएगा 0.53 इंटू n का स्क्वायर अपॉन z एमस्ट्रॉन्ग। अब फर्स्ट शेल का मतलब क्या, n की वैल्यू 1 हो गई, सो 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया, विच विल बी इक्वल टू 0.53 एमस्ट्रॉन्ग, राइट। सो ये हो जाएगा आपके पास रेडियस। अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, लेट अस टेक n की वैल्यू है a इक्वल टू 2, b n की वैल्यू है आपके पास 2, c n की वैल्यू है 2, और d n की वैल्यू है आपके पास 3। आपको फाइंड आउट करना है इनमें से किसका रेडियस सेम होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द एलिमेंट्स। सो लेट अस टेक, दिस इज फॉर लिथियम, दिस इज फॉर बेरिलियम, दिस इज फॉर हीलियम एंड दिस टू इज फॉर हीलियम। जरा सोच के देखिए किसमें सिमिलर होगा। n की वैल्यू 2, सो जरा कैलकुलेशन करके देखें। चलिए, आपने क्या कहा है, r इज इक्वल टू 0.53 इंटू n का स्क्वायर, n इज 2 की पावर 4, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो ये तो नहीं बनता क्योंकि ये वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी। सो यहाँ देखें 0.53 इंटू 2 की वैल्यू है तो 4, डिवाइडेड बाय बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों 4। सो इसका आंसर कट जाएगा, सो इट विल बी लाइक हीलियम, हाइड्रोजन जैसा हो गया। हीलियम का अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो ये आ गया 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 2, सो ये तो डबल हो गया, सो ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 0.53 इंटू 3 की पावर 2, 9 डिवाइडेड बाय 2, सो ये वैल्यू भी आपकी बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, सो द आंसर विल बी बी। क्लियर है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आमतौर पे पूछे जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल, आप इसको पॉज करके नोट कर लें। यहीं पे अगर आपको ये पूछ लिया जाता है कि nth ऑर्बिटल में हो तो क्या, ये तो फर्स्ट शेल का है, अगर nth ऑर्बिटल में भी हो तो बच्चों nth ऑर्बिटल के लिए यू विल राइट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय n का स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि ये हाइड्रोजन जैसे होने चाहिए। तो हम इसमें एटम हाइड्रोजन के लिए nth ऑर्बिटल के लिए भी r1 इंटू n का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, बट ये ध्यान रहे दिस इज फॉर द हाइड्रोजन एटम। चलिए जरा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं, उसका भी देखते हैं फॉर्मूला कैसे निकलेगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, फॉर्मूला फिर वही लेंगे, दैट इज mvr यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। क्लियर? सो यू विल गेट r की वैल्यू पुट करें जो हमने निकाली थी। अब यहां देखो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, r की वैल्यू क्या थी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m e का स्क्वायर इंटू z ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इजी है, निकल जाएगी, मास से मास कैंसिल हो गया, ठीक है जी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, n से ये स्क्वायर चला गया, आपके पास क्या बचा
2h एंड दैट्स इट. ये h भी एक गायब हो गया. करेक्ट. सो वेलोसिटी निकालने के लिए यू विल राइट e स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट n. करेक्ट. ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रही हैं, यानी जो कांस्टेंट होंगी कौन कौन सी हैं. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वेयर E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H is Planck's constant, epsilon naught is constant, H and what else is there? Nothing else. ठीक है. 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है अपने पास. सो देखो ध्यान से, ये सारी वैल्यू अपने पास कांस्टेंट आ गई. करेक्ट. सो क्या वेरी कर रहा है? सिर्फ Z यानी एटॉमिक नंबर और दी शेल नंबर. करेक्ट बच्चों. अगर हम इन सारी की सारी चीजों की वैल्यू पुट कर दे तो वेलोसिटी आती है बच्चों 2.18 इंटू 10⁻6 Z अपॉन n. आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन आप इस डेरिवेशन में से इस वैल्यू को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. एंड द यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड. 2.18 इंटू 10⁻6 into z into divided by n meter per second. This is the velocity of the electron. ठीक है बच्चों. जरा देखिए इसको अप्लाई करके एग्जाम्पल देखते हैं. Let us find out the speed of electron in orbital number 1 for hydrogen. पहली शेल के अंदर हम देखना चाहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का तो किस स्पीड से दौड़ेगा. सो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी 2.18 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1. क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है इसका 1, शेल का नंबर क्या है 1. सो इट विल बी सेम, यानी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. दैट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी. देखो कितना आसान हो गया. सबको सिंपल फॉर्मूला याद रखने. आर की वैल्यू याद रखनी है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इन केस ऑफ एमस्ट्रॉन्ग. यूनिट विल बी एमस्ट्रॉन्ग. और इलेक्ट्रॉन की अगर निकालते हो स्पीड तो 2.18 इंटू जेड अपॉन एन. क्लियर बच्चों. पॉज करके नोट कर लें. आप इस तरह से वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसी भी उसमें निकाल सकते हो. लुक एट इट. 2.1 ऐसा नहीं खाली हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं हम लोग किसी के लिए भी कर सकते हैं. लेट अस पुट जेड की वैल्यू आप लगा लो, हीलियम की लगा लेते हैं. चलो, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2. लेट अस टेक द शेल इज ऑल्सो नंबर 2. तो मैं देखना चाहती हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हीलियम के सेकेंड ऑर्बिटल में हो तो उसकी स्पीड क्या होगी. तो देखो 2.18 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. सो इट इज हीलियम के सेकेंड ऑर्बिटल में ये स्पीड मिल रही है. लुक एट इट. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ हीलियम. लेट अस फाइंड फॉर फर्स्ट. ये बना देते हैं, ये हो गया. एंड लेट अस टेक नंबर 1 दैट एटॉमिक नंबर 2 और हम कहते हैं ऑर्बिटल नंबर 1 में इसकी हम लोग वेलोसिटी देखना चाहते हैं. सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय z इज द एटॉमिक नंबर 2 डिवाइडेड बाय शेल कौन सी है 1. तो ये क्या हो गया देखो 4.36 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. यानी कि जितना वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा मिलेगी. सो यू विल गेट मोर स्पीड. क्लियर बच्चों. पॉज करके नोट कर लें. आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. बच्चों ध्यान से देखिएगा बिकॉज एनसीईआरटी में ये आपको नहीं मिलेगी. सो देखिए, आपके पास एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है. और ये रहा आपका न्यूक्लियस. ठीक. ये इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में है. कोई भी चीज जब मोशन में होती है तो वो क्या पोजेस करती है काइनेटिक एनर्जी. ठीक. और यहाँ पे दो तरह के आपके चार्जेस हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. इसका मतलब दोनों के बीच में कोई और भी पोटेंशियल कोई ना कोई एनर्जी रहेगी जो इसको बाइंड कर रही है. दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. सो आप लिख सकते हो व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर अराउंड देन दे पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो. और इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चों. दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. करेक्ट. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखा हुआ है, एक ही पोजीशन पे रखा हुआ है. सो कुछ हाइट है, न्यूक्लियस से कोई डिस्टेंस है. अगर आपके पास डिस्टेंस है तो यानी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. ठीक.
तो चलिए देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला है 1/2 mv²। चलिए v की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? e² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू z अपॉन n का स्क्वायर, क्योंकि ये v की वैल्यू उसका स्क्वायर करना है आपको। क्लियर? तो आपके पास क्या आ गई? 1/2 m e की पावर 4 z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एंड n का स्क्वायर। बोलिए ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 1/8 m e की पावर 4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। आप देखिए ये सारी की सारी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है ना। डू आई नीड टू राइट कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है। एंड जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इट कम्स आउट टू बी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे बच्चों? 1 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो, V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। आई एम श्योर आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वोल्टेज 1 हो तो ये क्या बन जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर बच्चों? सो अगर जूल में कन्वर्ट करना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें पता है कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि एनर्जी गेन कर रहा है कोई भी पार्टिकल। करेक्ट? सो टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों? टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो यहाँ पर इसके पास होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, प्लस द काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट? अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो डेफिनेटली मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो रखना ही है। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है बच्चों। नाउ अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस यानी एक एटम से आयोनाइज हो जाता है, यानी आयोनाइज हो जाता है, तो उसके पास एनर्जी कितनी हो जाती है बच्चों? 0। सो एनर्जी एट इंफिनिटी इज ऑलवेज 0। तो जैसे जैसे वैसे भी सोचो एनर्जी वो गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। जब बाहर निकल गया अभी वो उसके अट्रैक्टिव फील्ड से बिल्कुल बाहर चला गया, उसकी एनर्जी हो जाती है 0। जब वो वापस आता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना एनर्जी। सो जब वो एनर्जी लूज कर रहा है इट मीन्स उसके पास जो टोटल एनर्जी प्रिजर्व्ड है वो नेगेटिव है। बात समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप किया, वो जब जंप करेगा तो गेन करके जाएगा एनर्जी को। जब वो गेन करके जा रहा है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो उसके पॉजिटिव है, ठीक है, गेन करके गया, लेकिन जब वापस आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। इसका मतलब इस वाली शेल की एनर्जी कम होनी चाहिए, इस शेल की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जब हमने कैलकुलेट किया है वेलोसिटी तो हमने देखा वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का साइन हम देते हैं नेगेटिव। ठीक है बच्चों? सो पोटेंशियल एनर्जी को चेक करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वी विल राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस ई विच इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन। दिस इज चार्ज ऑन, या यूं कह सकते हैं नेट चार्ज ऑन प्रोटॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इनटू चार्ज ऑन द प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक, डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो क्या होगा, माइनस जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या मिला? आर की वैल्यू पुट कर दे। आपने लिखा माइनस जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम ई का स्क्वायर इंटू जेड।
ये आपने आर की वैल्यू पुट की है, हमने कैलकुलेट की थी आर ऑफ द ऑर्बिटल। सो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल, व्हाट एल्स इज कैंसिलिंग, कुछ और होता है, एन स्क्वायर नहीं कटता, ई की पावर 4 हो जाए, ये नहीं होता। सो यू विल गेट माइनस जेड की स्क्वायर ई की पावर 4 एम डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर। करेक्ट, ये मिल गया आपको। अब आपने क्या करना है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे आना है विच इज 1/8। इसीलिए उसको अचीव करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो व्हाट डू यू गेट, यू गेट ट्वाइस ऑफ z की पावर 2 e की पावर 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। बोलो ठीक। अब ध्यान से देखो, m e की पावर 4, ठीक है, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, m e की पावर 4 n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, h स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं इन सबको सेपरेट कर सकती हूँ, z और n स्क्वायर को बाहर लेके आए, बाकी सबको अंदर कर ले। ठीक, तो ये सारी क्या बन जाएगी, लुक एट इट, माइनस का साइन, ट्वाइस ऑफ z की पावर 2 e की पावर 4 m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर, और यहां ले लेते हैं n का स्क्वायर। डोंट यू थिंक दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो, ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। सो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हमें पता है जहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है वहां काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है या कम हो जाती है, जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। दे हैव इनवर्स रिलेशन, क्योंकि टोटल एनर्जी हैज टू बी कंजर्व्ड। ठीक, इसको पॉज करके आप नोट कर लें, एक बार फिर से देख लो। हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड ई का स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कर दी हमने। वैल्यू पुट करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सो दैट वी कैन गेट अ फ्रैक्शन जो कि काइनेटिक एनर्जी के साथ मैच कर सके। सो वी गेट ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बट ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। सो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस पुट द वैल्यूज। दिस इज 1/8 z स्क्वायर e की पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, करेक्ट, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, माइनस ट्वाइस ऑफ 1/8 z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। करेक्ट, नाउ लुक एट इट, क्या आंसर निकलता है आपके पास, माइनस 1/8 z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी। और ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको पहले भी बोला है, माइनस 1/8 e की पावर 4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इसको साइड पे रखो, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर रख लो, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13.6 माइनस में इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेंगे, बस साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? आप चाहो तो इसके वैल्यूज भी लिख सकते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखो। ध्यान से देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी आएगी, ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 27.2 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्वियसली दिस इज माइनस इन साइन, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी इज माइनस 13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये आपके पास एनर्जीज के फॉर्मूले आ गए, इन्हें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसे समझने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ के आयोनाइज होता है तो उसके पास एनर्जी होती है एट इंफिनिटी 0। जरा फिर से देख लेना एक बार, ये आपके पास हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज योर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड देन इट कैन मूव टू n इक्वल टू इंफिनिटी। करेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ के चला जाता है, मान लेते हैं। ठीक, एनर्जी इंक्रीज करेगी, डेफिनेटली इंक्रीज करेगी,
क्योंकि तभी आप हायर ऑर्बिटल में जा रहे हो. करेक्ट. सो एज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग away from nucleus, it gains energy gradually. ऐसा नहीं कि फटाफट से चला जा रहा है, वो धीरे धीरे काम हो रहा है. Gradually it is gaining energy and it reaches there. For maximum energy, of electron is at infinity. इंफिनिटी पे मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी. जरा देखें कैसे, ध्यान से देखो. लेट एन इज इक्वल टू इंफिनिटी. सो आपने क्या लिखा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ एन. माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन इंफिनिटी. एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो. सो दिस इज द जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो टोटल एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी एक इलेक्ट्रॉन के पास, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक, क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में. ठीक है, सो आप निकाल सकते हो हर एक लेवल की इसी तरह से. तो देखिए, अगर हम फर्स्ट लेवल की निकालें तो आपको पता है हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, तो फॉर हाइड्रोजन एटम यहां लिख लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, hydrogen atom where Z is equal to 1. For number 1 shell energy कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस 13.6 क्योंकि 1/1. For n equal to 2 क्या हो जाएगा, देखो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर ऑर्बिटल 3 हो जाता है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 9. राइट बच्चों. So it comes out to be 1.51 electron volt. Obviously this is also minus. Let us say for n orbital, fourth orbital, minus 13.6 divided by 16, which comes out to be minus 0.85 electron volt. Clear? So इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या में आप अपनी एनर्जी निकाल सकते हो. That is the total energy of the electron. Clear बच्चों? पॉज करके इसको नोट कर लो. अब हमने अपने लास्ट पॉस्टुलेट में कहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इफ गेन्स एनर्जी इट मूव्स टू हायर ऑर्बिटल. करेक्ट, यही था लास्ट पॉस्टुलेट. एंड इफ इट लूजेस एनर्जी इट गोज टू लोअर ऑर्बिटल. राइट. अब इसमें नेगेटिव साइन पे मत देखिएगा. नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी, यानी लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है, आप देखिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है एज वी मूव अपवर्ड. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहे हैं टू रीच दैट हायर ऑर्बिटल. और वैसे भी देखो लेसर द नेगेटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज, तो इट इज वेरी क्लोज टू जीरो. इट इज इंक्रीजिंग, द एनर्जी इज इंक्रीजिंग. राइट, पॉज करके नोट कर ले. तो हम कहते हैं लेट अस से दिस इज माय वन ऑर्बिटल. लेट अस से इट इज n इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं. और ये रहा मेरा सेकेंड ऑर्बिटल, दिस इज n इक्वल टू 2. तो इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, E1. इसकी एनर्जी मान लेते हैं E2. लेट एनर्जी E2, दिस इज द ऑर्बिटल. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जी? डिफरेंस इन एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल्टा E. क्लियर बच्चों. सो हम कह सकते हैं कि E1 अगर डेल्टा E एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो E2 लेवल तक पहुंच सकता है. राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट. और अगर E2 में से मैं डेल्टा E को माइनस कर दूं तो इट विल कम बैक टू E1. सो दिस इज कॉल्ड एज डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर बच्चों. So let us look at how Bohr has actually described the atomic spectrum. So explanation of line spectrum of hydrogen by Bohr. ठीक है जी, देखें तो उसने कैसे समझाया हमें कि how he is going to justify the line spectrum of hydrogen. देखिए
उन्होंने क्या कहा, आपके पास एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर आपने कोई गैस भरी है, लेट अस से हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस ही भरी जाएगी। यूजुअली हम कोई भी गैस भर सकते हैं। इसको हमने हीट किया, करेक्ट। जब एनर्जी पार्टिकल ने ली तो डेफिनेटली कुछ रेज निकलेगी, एमिट होंगी, और इन रेज को हमने एक स्पेक्ट्रम यानी एक हमारी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व कर लिया या स्पेक्ट्रोस्कोप से इसको देखा, स्पेक्ट्रोग्राफ ले लिया, ठीक। और हमने देखा इसके ऊपर क्या बना, विबग्योर, करेक्ट। यानी किसी भी गैस को पार्टिकल को हमने एब्जॉर्ब करते हैं तो उसकी कोई ना कोई इमेज आपको वहां पे लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिल जाएगा। पर ऐसा हुआ क्यों? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स गेंड हीट एनर्जी एंड एक्साइटेड टू हायर ऑर्बिटल, राइट, बट electron always tries to remain in lowest energy level। कोई भी चीज हो दुनिया में वो अपना एनर्जी लेवल कम रखना चाहती है, सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक बाय लूजिंग एनर्जी। तो उन्होंने अपने 6 पोस्टुलेट से इस चीज को एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं और एनर्जी को लूज करते हैं, ठीक है, लूजिंग और एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक। और वेवलेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कहते हैं कुछ भी हो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ अपने को मिलनी है, ठीक है, जिससे कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, राइट। Also he said each orbital has fixed amount of energy। So इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी n की वैल्यू 1 है तो वहां एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n की वैल्यू 2 है तो वहां पे एनर्जी है मेरे पास -3.4 वोल्ट। तो एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो मिनिमम कितनी एनर्जी को वो गेन करेगा? ऑब्वियसली 13.6 माइनस 3.4 यानी 10.2। 10.2 एनर्जी गेन करके ऊपर जाएगा तो लूज कितनी करके आएगा? 10.2, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट, ठीक है। सो ओनली अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑन रिटर्निंग। पक्की बात है, ठीक। हेंस अ स्पेसिफिक रेडिएशन विद फिक्स्ड वेवलेंथ, पक्की बात है वो भी वेवलेंथ फिक्स मिलेगी आपको, ऑफ लाइट इज एमिटेड। स्पेसिफिक रेडिएशन विद फिक्स्ड वेवलेंथ इज एमिटेड। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को जो मैच करेगी वही लाइट आपको नजर आएगी, क्योंकि एमिट हो रही है। सो दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। पॉज करके इसको आप नोट कर लें। चलिए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रॉन in hydrogen atom jumps from n2 to n1, सेकेंड ऑर्बिटल से फर्स्ट ऑर्बिटल में जंप करके वापस आया है। फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है, आपको क्या निकालना है? टोटल एनर्जी निकाल ले। व्हाट इज टोटल एनर्जी? -13.6 इंटू z² अपॉन n का स्क्वायर। अब एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, हाइड्रोजन है, n की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम पहले n की वैल्यू निकालते हैं 2 के ऊपर।
सो माइनस 13.6 इंटू 1 अपॉन एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और टोटल एनर्जी एट फर्स्ट ऑर्बिटल कितनी है वो हमें पता है 13.6 इंटू 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी भी हमें पता है माइनस कितना आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट। सो व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई कितना हो जाएगा डेल्टा टी टोटल एनर्जी क्या होगी E2 माइनस E1, यही हमने पढ़ा था। व्हाट इज E2? माइनस 3.4 माइनस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच कम्स आउट टू बी प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अब एनर्जी एमिट की है, हमें एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इज चेंज इन द एनर्जी। करेक्ट। आपको एनर्जी मिल गई। अब इससे आपने वेवलेंथ निकाल लेनी है, बहुत आसान है। आपको पता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच भी कांस्टेंट सी भी कांस्टेंट, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू ले लें। चलो पहले लैम्डा लिख लेते हैं। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं तो आपको जो भी वैल्यू मिलती है वो एम्स्ट्रॉन्ग में मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये चीजें प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, या तो आप इन दोनों की वैल्यू को फिक्स कर सकते हो। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19.8 समथिंग इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी एम्स्ट्रॉन्ग। चलिए इसका आंसर बता देते हैं 1213.2 एम्स्ट्रॉन्ग इसका आंसर निकल आएगा। यू कैन कैलकुलेट दैट। हम इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि एनर्जीज को यूज करके डायरेक्ट फॉर्मूला निकालते हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे। हमने लिखा था कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू है 1, ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनल इज 1 एंड इनिशियल इज 2, यानी सेकंड से वो जंप करके फर्स्ट में आया है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आपको बताना है उसकी एनर्जी क्या होगी, उसका लैम्डा क्या होगा। करेक्ट। ये दो चीजें बतानी है। आई वॉन्ट कि एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल जाए, बार बार कैलकुलेट, अल्टीमेटली मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा हम क्या करेंगे, वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। करेक्ट। E2 इज द हायर ऑर्बिटल, ध्यान रखना, वेयर E2 belongs to N2 and E1 belongs to N1। ठीक। और ध्यान रखना एन फाइनल क्या है 1, एन इनिशियल क्या है 2। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही होगी दोनों, क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। व्हाट इज डेल्टा ई? हमने अभी कैलकुलेट किया था एच सी अपॉन लैम्डा। सो कैन आई राइट दैट, इसको हम लिख लेते हैं N2 और इसको हम लिखते हैं N1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। आ गया। लैम्डा फाइंड आउट कर रहे हो, चलो 1 बाय लैम्डा रखते हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट माइनस 13.6 अपॉन एच सी 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ एटॉमिक नंबर सिर्फ हाइड्रोजन का ले रहे हैं, सो वी कैन मिस दैट एंड वी कैन टेक 1। क्लियर बच्चों? पॉज करके आप नोट कर लें। सो लेट अस जस्ट रीराइट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच इंटू सी 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन N फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है 13.6 डिवाइडेड बाय एच सी इज गिवन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। देखो सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7
मीटर पर मीटर, ठीक। क्योंकि देखो ये भी नंबर है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इनवर्स, तो इट इज मीटर इनवर्स, करेक्ट। दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। सो 1/लैम्डा को हम क्या करते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट z का स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n1 n इनिशियल का स्क्वायर, करेक्ट। तो सिंपली हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 1.09 इंटू 10⁻7 z स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। सो ये आपके पास आ जाता है वेव नंबर, ठीक बच्चों। तो रिडबर्ग कांस्टेंट भी मोहर मॉडल ने जस्टिफाई कर दिया। Now let us look at this problem number 2.10. He says, what are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from N5 to N2? So N5 क्या होगी आपके पास, इनिशियल, फाइनल क्या है N2। स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1। आपको फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दोनों निकालने हैं। तो आप सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके 1/लैम्डा यानी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वेव नंबर निकाल लोगे, ठीक है। वहां से आप लैम्डा को कैलकुलेट करेंगे और लैम्डा के बाद c/νू की वैल्यू पुट करके यू विल कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। यू कैन डू आइदर वेज, यू कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट और लैम्डा फर्स्ट, ठीक है। Similarly, let us look at the problem number 2.11. Calculate the energy associated with the first orbit of helium plus ion. Helium plus ion is hydrogen-like ion atom. तो एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिटल। तो हमने क्या लिखा था, E इज इक्वल टू माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। ना ऑर्बिटल इज 1, एटॉमिक नंबर इज 2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4 6 24, ऊपर है 2 40 54.4 जूल्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी नॉट द जूल्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आपके पास आंसर आएगा। जूल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ। एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों जिसपे से क्वेश्चंस बड़े सारे बनते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ट्रांजिशन और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कितनी लाइंस हमें दिखाई देनी चाहिए, कितनी लाइंस दिखाई देंगी, इसका मतलब समझिए पहले तो क्या है। मान लीजिए हम किसी एक लैडर के ऊपर खड़े हैं, करेक्ट। इस लैडर पे जो बंदा खड़ा होगा उसके पास नीचे उतरने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो सीधा ग्राउंड पे आ जाए, या फिर वो फर्स्ट वाले पे आए, या फिर वो सेकंड वाले पे आए और फिर फर्स्ट वाले पे जाए, है ना। सिमिलरली या तो फोर्थ पे फिर नीचे आएगा, करेक्ट। यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। लेट अस टेक इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिटल में पड़ा है, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, सबसे पहली चीज तो सीधा ही उतर के यहाँ आ जाए। फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि वो पहले बोले नहीं मैं इसके पास जाऊं, फिर मैं इसके पास जाऊंगा और फिर मैं नीचे उतरूंगा, करेक्ट, एक एक स्टेप करके। या फिर उसने कहा चल पहले तेज कर लेते हैं फिर एक स्टेप उतर जाएंगे, पॉसिबिलिटी है ना। या फिर वो कहेगा मैं एक स्टेप उतरूंगा पहले और 2 स्टेप उतरूंगा बाद में। तो देखो पॉसिबिलिटीज अलग अलग ट्रांजिशंस हो रही है। सो कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, करेक्ट। सो बहुत सारी ट्रांजिशंस हो रही हैं। अब हमने देखना है कि कितनी पॉसिबल है यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और देखिएगा कि हर एक का तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया। हमने क्या डिराइव किया फॉर्मूला, आप अर्थमेटिक मीन में भी उसको यूज करते हैं, दैट नंबर ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल is given by simple formula that is n(n-1) divided by 2, ठीक है। So let us say that let value of n is 6 to n equal to 1, यानी ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ठीक। 6 से 1 की तरफ जा रहा है तो कितनी लाइंस पॉसिबल हैं। So you will write 6
and 6 minus 1 divided by 2, that is 6 into 5 upon 2, which is equal to 15 lines. करेक्ट? जैसे अगर हम यहां देखें तो हमने क्या किया है, या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से सीधा नीचे पहुंच रहा है, ठीक है, फोर्थ से फर्स्ट पे, फोर्थ से थर्ड पे, फोर्थ से थर्ड से 2 पे, 2 से 1 पे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि फोर्थ से वो सीधा सेकंड पे आ जाए. दिस इज ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल. सिमिलरली थर्ड से सीधा 1 पे आ जाए, ये ट्रांजिशन भी नहीं होगा, बिकॉज एनर्जी जो है दैट ट्रेवल्स इन पैकेट्स, तो उसको धीरे धीरे ही वो मूव करेगा. इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर, फिर ऊपर जाएगा, या नीचे 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 आएगा. इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस क्या है, ध्यान से देखो. अगर 4 है तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6 लाइन्स. आप देखो 5th और 8th एप्लीकेबल नहीं है, सो 1 2 3 4 7 एंड 8, 6 लाइन्स. करेक्ट? सो सारा बोहर मॉडल पढ़ने के बाद लेट अस सी व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ बोहर मॉडल. बोहर के मॉडल की अचीवमेंट क्या क्या थी? सबसे पहली, स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन्ड, कि एटम स्टेबल क्यों होता है. हमने बता दिया कि एनर्जी जी फिक्स होती है एक ऑर्बिटल के अंदर, इलेक्ट्रॉन ना तो उसमें रिवॉल्व करते हुए एनर्जी लूज करता है, ना ही गेन करता है. ठीक. नंबर 2, लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि बाय द ड्यूअल नेचर हमने एक्सप्लेन किया था, कि मैक्स प्लैंक ने जो बोला, मैक्स प्लैंक ने बोला लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कुड बी एक्सप्लेन्ड. नंबर 3, arrangement of electrons and calculation of energy of electrons of hydrogen atom and hydrogen like atom could be calculated. ठीक है. Number 4, it helped in deducing माने to find out, helped in deducing Rydberg's formula empirically, यानी experimentally. ठीक. So these were the achievements of Bohr. लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक साइंटिस्ट ने काम कर दिया, अचीवमेंट हो गई, उसके बाद खत्म हो गया. नहीं, यहाँ भी कुछ चीजें ऐसी थी जो एटम की बोहर मॉडल के साथ हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सो दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी. तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या ऐसी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से एक नए साइंटिस्ट को काम करना पड़ा. लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल. दिस वाज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. क्या क्या लिमिटेशंस बोहर मॉडल की थी. वो सिर्फ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को बता पाए. सो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ multi-electron atoms could not be explained. या यूं कह सकते हो बोहर मॉडल को हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सके. ठीक. नंबर 2, splitting of lines, these spectral lines in magnetic field, which is called as Zeeman effect, or splitting of lines in electric field, which is known as Stark effect, could not be explained, failed to explain. Bohr model failed to explain these things. Number 3, it failed, or it gave only 2D model of atom, but 3D model of atom could not be justified. Correct? Next, number 4th, shapes of molecules
shapes of molecules could not be explained. It failed to explain concept of elliptical orbital. एक्चुअली में एटम जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो सर्कुलर होते ही नहीं, वो ऑर्बिट कैसे होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं. नंबर 6, हब्स ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π का. क्यों भाई? उसका कोई रीजन वो नहीं दे पाए. सो रीजन फॉर assumption of angular momentum was not justified. Correct? Number 7, inability to take इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमता है जस्ट लाइक अर्थ. स्पिन को नहीं लिया उसने. इनेबिलिटी टू टेक इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी इनटू कंसिडरेशन. ठीक है. सो एक्चुअली में टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, उसके पास स्पिन एनर्जी भी होती है. ये कॉन्सेप्ट बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाए. एंड फाइनली पॉज करके आप नोट कर लें, Bohr model could not be applied for de Broglie concept of dual nature and Heisenberg's uncertainty principle. So these were the limitations of Bohr model. ना तो वो एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन से आगे किसी और एटम के ऊपर अप्लाई कर पाए, ज़ीमैन स्टार्क इफेक्ट नहीं बताया, एटम का थ्रू 2D मॉडल दिया, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कितने सारे होते हैं वो नहीं समझा पाए, डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल नहीं समझे, इलेप्टिकल ऑर्बिटल क्यों होते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्यों लिया, और स्पिन एनर्जी को उन्होंने कंसिडर नहीं किया. सो इन सारी चीजों को समझाने के लिए एक नया मॉडल आएगा एटम का, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसकी बात हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. सो टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.